हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल महान सर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बजट के बारे में। बजट जो कि इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक सेक्शन है। अगर देखा जाए तो पूरी इकोनॉमी आपकी जो है वो बजट के ही इर्द-गिर्द घूमती है, क्योंकि इकोनॉमी का मतलब ही आपका क्या होता है, बजट होता है। तो हम बजट को पढ़ेंगे और बजट में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। पहले तो मैंने देखा कि मैं बजट की जब क्लास मतलब रेडी कर रहा था, तो मेरे पास जो नोट्स थे उसमें बहुत शॉर्ट में डाटा रखा था, तो मैंने इसको बहुत कल और परसों से बहुत इसको एनालिसिस किया। फिर भी अभी इसमें क्या है, मैं बहुत सी चीज़ें मतलब इसमें इंक्लूड नहीं कर पाया हूँ। जैसे कि अभी वो अगली क्लास में आपको इसकी मिल जाएगा, जैसे बजट घाटा क्या होता है, बजट के टाइप्स क्या होते हैं। क्योंकि इतनी क्लास बनाने में भी बहुत टाइम मुझे लग गया, मतलब टाइपिंग करने में, कंटेंट रेडी करने में बहुत टाइम लग गया। तो चलो कोई बात नहीं, मैं फ़िलहाल इसको बहुत जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्लासें हमारी चल रही हैं, जैसे कि आपकी प्राचीन भारतीय इतिहास यानी संपूर्ण भारतीय इतिहास की क्लास हो चुकी है और हमने अभी एक रिवीजन क्लास स्टार्ट की है। आज उसकी क्लास लाइव लाइव बोले तो आज इसकी क्लास आपकी क्या है, पब्लिक हो गई है 7 बजे, फिर एक 12 या 11 बजे होगी, फिर एक 3 बजे होगी। तो ये क्लासें ज़रूर देखें अगर आपका हाल ही में यूपीपीएससीएस या आरओ एआरओ का एग्ज़ाम लगा है। और अगर कंप्लीट आप पूरा इतिहास पिछले से पढ़ना चाहते हैं, तो ये क्लासें ज़रूर देखें जाके, जिनमें मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, ये भी देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लासें हैं। और क्या बोलता हूँ, मैं अपनी क्लासों पे आता हूँ, ये तो आप देखते ही रहेंगे और ये आपको पता ही है। मैं एक बार फिर से आपको क्या है, यहीं पे आता हूँ। देखिए बजट को हम पढ़ते हैं। तो बजट हम इसको ही ज़्यादा मतलब यहीं से स्टार्ट करेंगे, कहाँ पीछे की बात करते हैं, बजट स्टार्ट करते हैं। देखिए बजट सबसे पहले आपका शब्द समझिए, बजट का मतलब क्या होता है? बजट का मतलब ये होता है कि हम जो करना चाहते हैं, कुछ भी हमने कुछ डिसाइड किया है, कोई हमने प्लानिंग की है, तो उसके लिए जो हमको क्या लगता है ना, उसके लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज़ लगते हैं, जैसे कि हमारे पास जो मनी लगती है, वो हमारा बजट कहलाता है। जैसे हमको कपड़े लाने हैं, अभी जैसे आपकी क्या है दिवाली निकली, तो दिवाली के लिए आपने सोचा पटाखे हैं, ये है, वो है, कपड़े लाने हैं, खिलौने लाने हैं। तो आपने क्या है हिसाब लगाया होगा कि हमारे पास कितना पैसा है, इतने के पटाखे, इतने के कपड़े, इतने का ये, इतने का ये, इतना का ये। सारा चीज़ एक मेंटेन करते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत इधर-उधर भी हो जाता है कि चलो नहीं लेते, चलो इससे ले लेते हैं, कुछ उधार कर दिए। तो ये आपका क्या कहलाता है, एक तरीके का बजट कहलाता है। और बजट में भी यही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम यही होता है, सरकार भी ऐसा करती है, सरकार भी अपने पूरे 1 साल का डाटा बनाती है कि हमको ये करना है, इसमें ये हमको ये करना है, कृषि में इतना करना है, उद्योग में इतना करना है, इंडस्ट्री में इतना करना है, सेवा क्षेत्र में इतना करना है। फिर उसके लिए वो क्या करती है फिर उसके लिए वो क्या कर फिर उसके लिए वो अपना देखती है हमारे पास कितना फंड है। जो भी फंड होता है उसका उसमें लगाती है और अगर नहीं होता है तो कहीं वर्ल्ड बैंक कहीं इधर से कहीं उधर से लोन भी लेती है, पैसे को इकट्ठा करती है क्योंकि उसको अपना बजट मतलब क्या है जो उसने योजना बनाई है उसको रेडी करना है, उसको फुलफिल करना होता है, तो वो ऐसा करती है। अब देखिए हम पढ़ते हैं इसको ज़्यादा बेसिक चीज़ों पे मतलब बहुत ज़्यादा उस चीज़ों पे बात नहीं करेंगे, सीधे पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखिए बजट, ये जो बजट शब्द है ना, ये जो बजट है ना, देखिए प्रत्येक वर्ष पहले इसकी फुल फॉर्म को मतलब फुल फॉर्म बोलता हूँ। पहले इसकी क्या है परिभाषा को समझ लीजिए। पहले इसकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है, एक्चुअल में इसको कहते क्या हैं। तो बजट क्या है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष, ये कहाँ भाग रहा है 1 मिनट, ये पीडीएफ में ये दिक्कत होता है कि ये भागता रहता है, स्लाइड बाय स्लाइड रुका रहता है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है दोस्तों? 1 अप्रैल टू 31 मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है। उसके लिए क्या करती है, इसके लिए सरकार की अनुमानित अनुमानित आय और व्यय का जो विवरण है, अनुमानित आय और व्यय का विवरण आपका क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। क्या कहलाता है? आपने 1 साल का ब्यौरा बना लिया, सरकार ने 1 साल का अपना ब्यौरा बनाया और देखा कि हम 1 साल में कहाँ-कहाँ से इनकम को जनरेट करेंगे, कहाँ-कहाँ से पैसे को अपना क्या है प्राप्ति करेंगे यानी कि इनकम करेंगे और कहाँ-कहाँ पे हमको खर्च करना है, किस क्षेत्र में कम विकास हुआ है तो उसमें ज़्यादा पैसा देना है, कहीं पे अच्छा विकास हो रहा है तो वहाँ के लिए थोड़ा कम रखेंगे। तो ये जो विवरण तैयार करती है कि इसमें इतना, इसमें इतना, ये सारा कुछ डाटा जो तैयार करती है सरकार, यही उसका क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। एक तरीके से सिंपल वे में बोलूँ तो सरकार की आय और व्यय का जो विवरण रहता है, जैसे हमने कितना कमाया, कितना खर्च किया, यही हमारा क्या कहलाया, बजट कहलाया। बस सीधी-सीधी बात तो ये है। अब देखिए बजट जो शब्द है ना, वो संविधान में, भारत के संविधान में
इस बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। कहीं भी आपको पूरा संविधान आप रट डालिए, उधेड़ डालिए, कुछ भी कर डालिए, आपको बजट नाम का कोई भी शब्द उसमें नहीं मिलेगा। मतलब शब्द अगर मिलेगा भी तो उसका कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है, शब्द तो मिल ही सकता है कहीं भी ना कहीं पे, आप अगर सर्च करेंगे वर्ड तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके लिए कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा आपको। उसमें जो आर्टिकल दिया है ना इस बजट को लेके, हालाँकि उसमें बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन बात बजट की ही कही गई है। बात सिंपली वही कहा गया है, क्या कहा गया है? अनुच्छेद 112 में इसके लिए लिखा गया है, वार्षिक वित्तीय विवरण करके लिख दिया गया है सर। बजट भी वही होता है, 1 साल का खर्च और व्यय, और ये भी आपका क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण, मतलब आपने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया, यही आपका क्या होता है, बजट भी, यही आपका वार्षिक वित्तीय विवरण होता है। लेकिन इस वार्षिक वित्तीय विवरण का जो मतलब है ना, वो सर कुछ अलग भी हो सकता है। कैसे सर अलग हो सकता है? एक तो होता है हमारा पिछले साल का वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण। एक तो हमारा पिछले साल का वित्तीय वर्ष का विवरण हो सकता है, और एक हमारा हो सकता है आने वाले वित्तीय वर्ष का विवरण। तो सर इसमें तो दोनों ही कन्फ्यूजन वाली बात है। तो इसीलिए तो वहाँ पे वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, ना कि बजट लिखा हुआ है। बजट होता है आने वाले साल के लिए, और ये होता है आपका दोनों ही के लिए, आपका इसमें इस्तेमाल हो सकता है। तो आप समझ सकते हैं ना वार्षिक वित्तीय विवरण क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, ये भी एक बजट ही होता है, बस पिछले साल का होता है, लेकिन इसको अलग टर्म दे देते हैं इस नए साल के लिए। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ये जो पिछले साल का आपका क्या है, वित्तीय वर्ष का विवरण है ना, ये भी 1 अप्रैल 31 मार्च तक ही रहता है। और ये मान लिया हमने 23-24 के लिए, क्योंकि अभी का क्या चल रहा है, आपका 24 चल रहा है ना, तो जो 23-24 में हमारा बजट बना था ना, पिछली साल का बात कर रहा हूँ, वो, और अब जो हमारा 24-25 का बजट चल रहा है हमारा, तो जो 23-24 का जो बजट बना था, वो हमारे लिए क्या बन गया, आर्थिक सर्वे बन गया, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो गया था, वो हमारे पिछले साल का वित्तीय विवरण था। तो वो क्या कहलाएगा, आर्थिक सर्वे, मतलब इकोनॉमिक सर्वे कहलाएगा। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, जैसे कि हम अगली साल के लिए मान लिया, अब हम किस साल में हैं, 2024-25 में आ गए हैं। अब हमको जो अगला बजट तैयार करना है ना, वो 25 और 26 के लिए करना होगा। तो ये जो 24-25 का जो बजट है, ये अगले 25-26 के लिए इकोनॉमिक सर्वे के रूप में काम करेगा। मतलब हम पूरा सर्वे करेंगे कि एक साल में हमने कितना क्या अचीव किया है, जितना हमने अलॉटमेंट किया था इस सेक्टर में, क्या उतना अचीव हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो हम देखेंगे क्या क्या करना है, तो ये हमारा सर्वे कहलाएगा। ऐसे ही हमारे पिछले साल का क्या है, ये हमारा सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे है। और इसको तैयार कौन करता है, इसको तैयार जो करता है ना दोस्तों, इसको तैयार जो करता है वो आपका डीईए है। क्या है, डीईए। ये डीईए क्या होता है दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, यानी आर्थिक मामलों का एक मंत्रालय है, आर्थिक मामलों का एक विभाग है, वो इसको तैयार करता है, जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक आर्थिक मामलों का विभाग होता है, वो तैयार करता है। इसमें जो मेन भूमिका रहती है ना, वो किसकी रहती है, सीईए की रहती है, सीईए की रहती है, यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जो कि क्या होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं। इनकी बहुत अच्छी क्या है, भूमिका रहती है इस आर्थिक सर्वे को बनाने में। इस आर्थिक सर्वे को बनाने में इसकी बड़ी भूमिका रहती है, ये बनाते हैं। और इनको पेश कौन करता है दोस्तों, संसद में इनको पेश करता है। पेश इसको वित्त मंत्री करते हैं, वित्त मंत्री करते हैं, वित्त मंत्री के द्वारा इसको पेश किया जाता है। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कि ये मुख्य आर्थिक सलाहकार के द्वारा ही पेश कर दिया जाता है, लेकिन नहीं, ये वित्त मंत्री के द्वारा आपका क्या है, पेश किया जाता है। और ये संसद में पेश किया जाता है, कहाँ पे, संसद में पेश, भी ये तो पता होना चाहिए कहाँ पे करना है पेश, संसद में पेश करना होता है। और बजट पेश करने से एक दिन पहले इसका क्या है, पेश किया जाता है, यानी 31 जनवरी को पेश किया जाता है, क्योंकि 1 फरवरी को हमारा बजट पेश होता है। तो 31 जनवरी को क्या होता है, ये हमारा संसद में पेश होता है, आर्थिक सर्वे, पिछले साल का डाटा पेश किया जाता है कि देखो ये हमने पिछले साल का ये हमने किया है। अब हम कल आपको बताएंगे कि अगले साल हमको क्या करना है, ये बजट कहलाएगा। तो देखिए तो यही आपका क्या होता है, एक तरीके का क्या होता है, आर्थिक सर्वे होता है। देखिए इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, आर्थिक सर्वे तैयार कौन करता है, तो आर्थिक मामलों का एक विभाग होता है, इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट होता है, और एक वित्त मंत्रालय के अधीन में होता है, और मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं, वो इसको तैयार करते हैं। पेश किया जाता है संसद में वित्त मंत्री के द्वारा। समझ गए। अब ये देखिए बजट,
ये आने वाले वर्ष का विवरण होता है, आने वाले वित्तीय वर्ष का विवरण। जैसे कि जो हमारा चल रहा है 24-25, ये 1 अप्रैल 31 मार्च तक आपका रहेगा, 24 से 25 तक। और यही आपका क्या कहलाएगा? बजट कहलाएगा दोस्तों। बजट क्या होता है? सरकार की आय और व्यय का जो विवरण होता है, वही आपका क्या होता है? बजट होता है। जो मैंने इतनी लंबी लाइन आपकी लिखी है ना, उसको बस इतना सा अगर आपने समझ लिया ना, ये 4 वर्ड, सरकार, आय, व्यय और विवरण। सरकार की आय व्यय का विवरण आपका क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बस सिंपल सा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, इसको और अच्छे से पढ़ते हैं, क्योंकि ये तो हमने एक बेसिक वो बना लिया अपना। अब देखिए एक बजट जो है ना, वो 1 फरवरी को संसद में पेश होता है। बजट 1 फरवरी को संसद में पेश किया जाता है और ये 1 अप्रैल टू 31 मार्च तक आपका क्या है? काम करता है। ये 1 अप्रैल से 31 मार्च तक काम करता है। और इसको जो पेश करता है दोस्तों, कौन करता है? संसद में वित्त मंत्री के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है बजट। पेश तो वित्त मंत्री करते हैं, लेकिन किसकी अनुमति से? पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेते हैं कि हमको बजट पेश करना है 1 फरवरी को। राष्ट्रपति अनुमति देते हैं, तब जाके बजट पेश होता है। तो ये तो आपका क्या है? बजट को कौन पेश करता है और आर्थिक सर्वे को कौन पेश करता है? देखिए आर्थिक सर्वे को पेश और बजट को पेश एक ही व्यक्ति करता है। बस तैयार उसको कौन करता है? आर्थिक मामलों का जो एक विभाग होता है, वो करता है तैयार। और क्या बोलता हूँ, उसके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है आज के टाइम पे, वर्तमान में कौन है? वैसे तो मुझे बी अनंत नागेश्वरन थे, मुझे ऐसा याद था। आप लोग बताइएगा कौन है। अब देखिए बजट का इतिहास आप लोग देखिए क्योंकि ये जो बजट हम पढ़ रहे हैं, ये कब से बनना स्टार्ट हुआ था, कौन किसने इसको स्टार्ट किया था, कौन व्यक्ति थे जो पहले आए थे जिन्होंने ये बजट पेश किया था, तो ये सब देखेंगे। देखिए बजट का जो इतिहास है उसको देख लेते हैं। ये बजट जो शब्द है ना, बजट शब्द जो है फ्रेंच भाषा का एक शब्द है। किसका है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। और वो शब्द है बुगेट। क्या नाम है उस शब्द का? बुगेट, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। क्या होता है? चमड़े का थैला। और मैं आपको बताऊं, ये बजट जब भी पेश किया जाता था ना, ये लाल कपड़े में आता था। लाल कलर का थैला होता था, उसमें ये पेश किया जाता था। ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन लाल रंग को मैंने बहुत यूज किया है। तो ये लाल कलर का एक थैला होता था, चमड़े का थैला। किसको? बुगेट का मतलब होता था चमड़े का थैला। और उसी में ये रख के लाया जाता। जैसे आपके पास बैग वगैरह होता है ना, तो उसमें जैसे सूटकेस वगैरह, उसमें लोग पैसे रख, तो ये बजट होता था। अब देखिए इसमें क्या है। भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम जो बजट है ना, वो 18 फरवरी 1860 को वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया गया था। यानी कि भारत में जो पहला बजट पेश किया गया था, वो 18 फरवरी 1860 को वित्त मंत्री जेम्स विल्सन के द्वारा लाया गया था। ठीक है सर। लेकिन जो स्वतंत्र भारत का पहला बजट है, मतलब जब हम आजाद हुए तब पहला बजट किसने पेश किया? तब पहला बजट 16 नवंबर 1947 को आर के षणमुखम शेट्टी के द्वारा पेश किया गया। पहला तो जेम्स विल्सन के द्वारा पेश किया, लेकिन वो हम उस टाइम पे जब हम गुलाम थे, लेकिन जब हम आजाद हुए तो आर के षणमुखम शेट्टी ने पेश किया 16 नवंबर 1947 को। और जब हम गणतंत्र हुए, यानी कि 1950 के बाद की बात करते हैं, 1950 के बाद 1950 यानी कि 28 फरवरी 1950 में जब हम गणतंत्र हो गए थे, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारा देश गणतंत्र हुआ। और 28 फरवरी अगले महीने में हमारा क्या हुआ? ये बजट लॉन्च हुआ गणतंत्र वाला। और ये जॉन मथाई ने पेश किया था। किसने पेश किया था? जॉन मथाई एक व्यक्ति थे जिन्होंने इस बजट को पेश किया था। तो ये तीनों फैक्ट आपको पता होना चाहिए। पहला जेम्स विल्सन ने, और स्वतंत्रता का आर के षणमुखम शेट्टी ने, और गणतंत्र दिवस का जॉन मथाई ने। बजट प्रस्तुत करने वाली अब देखिए बजट प्रस्तुत करने वाली प्रथम महिला वित्त मंत्री कौन थी? क्योंकि ये वित्त मंत्री के ही द्वारा होता है। तो वित्त मंत्री पहली महिला कौन थी जिसने ये बजट पेश किया था? तो ये आपकी कौन थी? 1970 में पेश किया था इंदिरा गांधी ने। और इंदिरा गांधी वो महिला हैं जो पीएम भी रही हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रही हैं, बहुत सारे इनके पास पद रहे हैं। क्योंकि जो पीएम होता है उसके पास बहुत सारे, वैसे भी आपके पास उसके पास बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन ये फाइनेंस मिनिस्टर भी थी और पीएम भी थी। और इन्होंने पहला बजट आपका, मतलब पहला बजट ऐसी मंत्री, पहली महिला ऐसी मतलब व्यक्ति थी जिन्होंने ये बजट पेश किया था। ठीक है सर।
और एक व्यक्ति जो प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री वो आपके निर्मला सीतारमण हैं, जो कि मेरे ख्याल से कि आज भी हैं और 7 बार बजट पेश कर चुकी हैं यानी कि और मुझे तो ऐसा लगता है ये एक ऐसा रिकॉर्ड कायम करेंगी कि सबसे ज़्यादा बजट पेश करने वाली महिला बन जाएँगी। महिला के मुझे लगता है सबसे ज़्यादा व्यक्ति भी यही होंगी बजट पेश करने वाली, क्योंकि अभी और इनको 4 साल पेश करना है अगर ये जीवित रहेंगी तो करेंगी। और सर्वाधिक बजट पेश सर्वाधिक बजट पेश यहाँ पे देखिए पेश भी लिख गया और प्रस्तुत भी लिख गया। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 वर्ड एक जैसे ही लिख जाते हैं। ये होता रहता है। देखिए सर्वाधिक बजट पेश करने का जो रिकॉर्ड है ना, यानी कि प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है ना, वो मोरारजी देसाई के पास है। जो मोरारजी देसाई हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा आपका क्या है बजट पेश किया है। कितनी बार? 10 बार आपका सबसे ज़्यादा उन्होंने बजट पेश किया है। और दूसरा जो सर्वाधिक बजट पेश करने का यानी प्रस्तुत करने का जो रिकॉर्ड है, वो पी चिदम्बरम के पास है, उन्होंने 9 बार पेश किया है। तो ये आपको इतिहास पता होना चाहिए कि किसने क्या किया है, कौन पहले व्यक्ति थे, किसने सबसे ज़्यादा बार किया है। और आपको बता देता हूँ और भी अभी कुछ चीज़ें हैं इसमें देखिए। बजट 1924 तक रेल बजट और आम बजट एक साथ पेश होते रहे थे, क्योंकि हमारा बजट तो 1860 से ही चल रहा था। तो तब से लेके 1924 तक जो बजट था ना, वो एक साथ पेश हो रहा था रेल बजट और आम बजट। आम बजट जिसको जनरल बजट कहते हैं और रेल बजट जिसको एक जो रेल मंत्रालय के द्वारा निकाला जाता है वो आपका बजट होता है। तो ये एक साथ पहले पेश हो रहे थे, एक साथ ही उनका डाटा आ रहा था। लेकिन बाद में क्या हुआ 1924 में क्या हो गया, ये देखिए मैंने 1924 को कितने बड़ा-बड़ा करके लिख दिया है। 1924 में क्या हुआ दोस्तों, 1924 के बाद क्या होता है, एक वर्ष समिति की सिफारिश पर एक समिति आती है, एक वर्ष समिति और वो ये बताती है कि ये जो बजट है ना अलग-अलग होना चाहिए। तब जाके रेल बजट और आपका आम बजट अलग-अलग पेश होना शुरू कर दिया गया। ये दोनों ही जाके अलग-अलग कर दिए गए। रेल बजट आपका अलग पेश होने लगा और आम बजट आपका अलग पेश होने लगा। तो ये आपको समझ आया होगा। लेकिन फिर जाके ये जो रेल बजट है, ये रेल बजट और ये आम बजट 17-18 में 2017-18 के बजट में क्या हुआ, इनको फिर से एक कर दिया, एक साथ पेश कर दिया गया, फिर से इनको मर्ज कर दिया गया और ये किया गया विवेक देबराय समिति की सिफारिश पे इसको कर दिया गया। तो ये समिति बहुत ज़रूरी है। 1924 में जब इसको अलग किया गया, तो आपकी एक वर्ष समिति देखिए एक वर्ष समिति है लेकिन अलग-अलग पेश कर रही है। नाम तो एक वर्ष समिति है इनका, क्या है एक वर्ष मतलब एक साथ होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने क्या किया अलग-अलग पेश किया। फिर समिति आई विवेक देबराय समिति तो इन्होंने क्या किया एक साथ पेश कर दिया। तो ऐसे आप याद रखना जो एक वर्ष समिति है ना वो अलग-अलग पेश कर रही है और जो विवेक देबराय समिति है वो एक साथ पेश कर रही है। तो ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कभी भी। और क्या बोलता हूँ बजट में शामिल आपके कुछ बिंदु हैं उनको समझ लीजिए। देखिए बजट में क्या ही शामिल होता है आप समझ लीजिए। जैसे आप अपना बजट बनाएँ तो क्या ही शामिल करेंगे? तो वही आपका है। एक तो आप क्या करेंगे राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का अनुमान लगाएँगे। जैसे आप अपनी इनकम का अनुमान लगाएँगे कि हाँ, यहाँ से इतना हो जाएगा, दुकान से इतना, खेतों से इतना। ये आप सारा कुछ डाटा लगाएँगे, ऐसे सरकार लगाती है। राजस्व प्राप्ति अपनी देखेगी, पूंजीगत प्राप्ति क्योंकि हमने ये आपको पढ़ा रखी है। राजस्व और पूंजीगत प्राप्ति आपको मैंने पढ़ा रखी है, पिछली ही क्लास में मैंने पढ़ाया था और मैंने बताया था ये बहुत कठिन टॉपिक था मेरे लिए। मुझे भी बहुत कठिन टॉपिक लगा था वो। बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक भी था, कठिन भी था। हमेशा पढ़ के भूल जाता हूँ मैं। अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कन्फ्यूजन हो गया है। तो ये राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्तियों का मैंने विवरण आपको दे ही दिया है। और राजस्व बढ़ाने के तरीकों पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये तो देखेंगे कहाँ-कहाँ से कमाना फिर आप देखेंगे। अच्छा मैं अपना इनकम बढ़ा कैसे सकता हूँ, राजस्व कैसे बढ़ा सकता हूँ, ये भी देखेंगे। और खर्चों का भी अनुमान लगाएँगे आप, खर्चे कहाँ-कहाँ पे करने हैं, ये सारी चीज़ें भी आप देखेंगे। और पिछले पिछले वित्तीय वर्ष की जो वास्तविक आय और व्यय का विवरण है ना, वो भी तो देखेंगे ना। वो भी देखेंगे कि हाँ, पिछले साल अच्छा देख लेते हैं, क्या-क्या किया था, कैसे क्या हुआ था, खर्चा क्या हुआ था, कहाँ से कमाई हुई थी, कितना हुआ था, इस खेतों से कितना आया था। ये भी तो आप देखें, ऐसे सरकार अपना देखती है कि पूंजीगत प्राप्तियाँ कितनी रही थी और राजस्व प्राप्तियाँ कितनी रहेंगी थी। अच्छा पूंजीगत खर्चे क्या हुए थे और पूंजीगत हमने व्यय क्या किए थे, क्या हमने लोन भी लिया था? ये सारी बातें हम देखते हैं, बिंदु देखते हैं। और आगामी वर्ष की आर्थिक नीति व वित्तीय नीति का प्रस्ताव रखते हैं कि अगले साल हम क्या रखने वाले हैं, अगले साल हम क्या करने वाले हैं, कहाँ से कमाएँगे, कहाँ से खर्च करेंगे, कहाँ पे क्या करेंगे, ये सारे बिंदु बजट में आपके होते हैं और भी हो सकते हैं, मैंने ये बेसिक पॉइंट उठाए हैं।
और भी चीज़ें शामिल हो सकती हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे हमको क्या देखना है। देखिए बजट, ये बजट ही आपको आज पढ़ना है। देखिए बजट, बजट को देखते हैं। देखिए बजट को कौन तैयार करता है, मैंने आपको बता ही दिया है। बजट आपका तैयार कौन करता है? वित्त मंत्रालय का जो आपका क्या है, वित्त मंत्रालय का जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होता है ना, उसका एक विभाग है जो कौन है आपका, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामलों का एक विभाग है, वो इसको तैयार करता है। और इसमें तैयार करने में उनका भी हाथ रहता है, बी अनंत नागेश्वरन, जिनको हम क्या बोलते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार। लेकिन बजट पेश कौन करता है दोस्तों? वित्त मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। कब? प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को पेश किया जाता है। 1 फरवरी को पेश किया जाता है। ठीक है सर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, बहुत बेसिक सी जानकारी है। अब बजट निर्माण प्रक्रिया में कई एक चरण होते हैं। जब भी बजट बनता है ना, तो बजट कई चरणों से होके गुजरता है। देखिए बहुत सी चर ये बहुत ऐसे पॉइंट है। देखिए कहीं पे आपको मैंने गूगल करके देखा, कहीं लिखा बजट 4 प्रक्रियाओं से गुजरता है, कहीं लिखा बजट 5 प्रक्रियाओं से गुजरता है, और कहीं लिखा ये सारा भी डाटा होता है। तो मैं आपको वो सारे डाटा दे देता हूँ कि ये बजट से संबंधित डाटा है। देखिए बजट की रूपरेखा भी तैयार करनी पड़ती है, अगर पेश करना है तो उसका पूरा खाका तैयार करना होता है। बजट का दस्तावेज तैयार करना होता है, संसद में वो पेश करने पड़ते हैं। फिर संसद में बजट को स्वीकृति के लिए लाना होता है। बजट पेश करने के लिए संसद में लाना पड़ता है, स्वीकृति चाहिए होती है ना, हाँ चाहिए होती है, तब जाके संसद में पेश होता है। और बजट का क्रियान्वयन होता है। क्रियान्वयन मतलब जब बजट बनेगा तो उसका क्रियान्वयन तो होगा, उसकी जो हमने बनाया है उसका क्या ऐसे ही रखे रहेंगे, उसका क्रियान्वयन भी होगा। और वित्त कोषों का लेखांकन व परीक्षण भी होगा। वित्त कोष मतलब जो फाइनेंस फंड है हमारे, जो हमारे पास फंड है ना, उनका लेखांकन करेंगे, उनकी पूरी की पूरी हम जांच करेंगे, परीक्षण करेंगे कि हम इसका कहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे। पूरा का पूरा एक तरीके से हम क्या करेंगे, उसको ऑडिट करेंगे। व्यय और राजस्व का अनुमान लगाएंगे, कहाँ से हमको खर्चा करना है, कहाँ से कमाना है। घाटे का भी अनुमान लगाएंगे, क्या हमको घाटा भी हो सकता है? हाँ सर, हो भी सकता है। घाटे को कम कैसे करना है, ये भी सोचेंगे। ये सारी बातें इसमें शामिल होती हैं। और बजट प्रस्तुति और अनुमोदन भी होता है। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो बजट में शामिल होती हैं, बजट के चरण होते हैं। आगे बढ़ते हैं और चीजें देखते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे जो मुझे मिला है ना, मैंने जहाँ से पढ़ा है ना, उन्होंने मुझे जो पढ़ाया है ना, उन्होंने बताया बजट संसद में 6 चरणों से गुजरता है। और मैंने गूगल पे जाके दिया देखा तो कहीं 4 चरण लिखे हैं, कहीं 5 चरण लिखे हैं। तो मैंने कहा चलो ये जो लिखे हैं वही लिखे रहने देता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि बजट में क्या-क्या चीज़ें होती हैं। देखिए बजट सबसे पहले आपका क्या होता है, संसद में बजट को प्रस्तुत किया जाता है। फिर उस पे आम चर्चा भी होती है। चर्चा भी तो होगी, पेश किया, अब उस पे क्या है, डिस्कशन होगी। कोई ना कोई पूछ ही होता है ना, होता है कोई कोई खुजलीदार आदमी पूछ लेता है, ये इसमें ये चीज़ अच्छा आपने रखी है कि नहीं रखी है? तो ऐसे आम चर्चा भी होती है। और वित्तीय समितियों के द्वारा जाँच भी होती है। जाँच भी होती है। फिर मत अनुदानों पर मतदान भी होता है कि अच्छा उस राज्य को अनुदान देना है, वो तो बहुत पीछे चल रहा है, उनको भी अनुदान देना है। और जो आपके क्या हैं, क्या बोलते हैं, जो आपके होते हैं ना एसटी, एसटी होते हैं ना, शेड्यूल्ड ट्राइब, उनके लिए क्या करना है। तो ये सारे की सारी बातें होती हैं। और एक विनियोग विधेयक पारित होता है, ये बजट से संबंधित है, मैं आपको बताऊँगा इसका मतलब क्या होता है। और वित्त विधेयक पारित होता है, ये सारे आपके क्या हैं, प्रक्रियाओं से आपका क्या है, गुजरता है आपका बजट संसद में। ये सब कुछ होता है, क्योंकि ये विधेयक तो आपके कहाँ होंगे, बजट में ही होंगे ना, मतलब संसद में ही होंगे ना। अब देखिए बजट में शामिल आंकड़े, किन किन आंकड़ों को हम बजट में शामिल करते हैं। ये तो प्रक्रिया हमने देख ली, क्या क्या उसमें होता है, अनुदानों पे मांग, ये वो फलानी ढिमाकी चीजें, घाटे को कम करना है, ये करना है, वो करना है। अब हम देखते हैं इसमें हम बजट बनाते टाइम कुछ तो डाटा लेते होंगे ना, कुछ तो हिसाब लगाते होंगे ना। तो वो हिसाब कैसे लगाएं? मान लिया कि हमको 25 और 26 के लिए बजट बनाना है, क्योंकि हमारा 24-25 का तो चल ही रहा है। हमको अगले साल का बजट तैयार करना है जो 1 फरवरी को पेश होगा। उसको हम तैयार करते हैं। देखिए कैसे तैयार करेंगे हम। तो हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले क्या करना होगा, पिछले वर्ष के जो वास्तविक आंकड़े हैं ना, एक्चुअल डाटा है ना, वो उठाना होगा। सर पिछले साल का, पिछले साल का कौन सा डाटा सर? पिछले साल का हमारा डाटा कौन सा होगा, 2023 और 24 का जो बटन बता रहा हूँ, बजट बना होगा 23-24 का। क्योंकि अभी जो चल रहा है ना, वो हमारा कौन सा चल रहा है, 25, 24 और 25 का चल रहा है। लेकिन जो पिछला बजट था ना, जो 24 में निकल चुका है, एक एक क्या बोलता हूँ, 31 मार्च 2024 तक जो हो चुका है ना, वो बजट जो 23 में बना था। कैसे, देखिए फिर से समझिए। 3 तरीके के इसमें, देखिए इसमें क्या होता है, एक तो हमें पिछले वर्ष का डाटा चाहिए होता है, एक्चुअल डाटा। और चालू वर्ष का यानी करंट ईयर के हमको आंकड़े चाहिए होते हैं, चालू वर्ष के आंकड़े चाहिए होते हैं।
और आगामी वर्ष के अनुमानित आंकड़े चाहिए होते हैं। ठीक है सर? बिल्कुल सर भाई। अब देखिए, पिछले वर्ष का कौन-सा हमको जैसे 2025-26 का बनाना है, तो पिछले साल का कौन-सा डाटा उठाएँगे? 23 और 24 का उठाएँगे। सर ये पिछले वर्ष कहाँ है? 25-26 है तो पिछला वर्ष तो हमारा 24-25 होना चाहिए। नहीं, यही तो समझना है आपको। पिछले वर्ष के जो एक्चुअल डाटे उठाएँगे वो हम 23-24 के उठाएँगे। ये जो हमारा 24-25 का है ना, ये तो करंट ईयर है ना, ये तो अभी चल रहा है ना, तो ये पिछला डाटा कहाँ से हुआ? ये पिछला डाटा थोड़ा ना कहलाएगा, पिछला डाटा तो वो कहलाएगा जो कंप्लीट हो चुका है। जो कंप्लीट आपका क्या है निकल चुका है, वो आपका कहलाएगा पिछला डाटा। तो पिछले डाटा को हम उठाएँगे, प्रीवियस ईयर को उठाएँगे और हम करंट ईयर में क्या है, करंट ईयर में क्या है, करंट ईयर के आंकड़े भी उठाएँगे क्योंकि इस साल भी तो हमने कुछ आंकड़े डिसाइड किए हैं, वो आंकड़े भी हम उठाएँगे, ठीक है? और आगामी वर्ष के लिए हम क्या करेंगे, अनुमानित आंकड़े लगाएँगे। 25-26 के लिए जो हम डाटा बनाएँगे, जो बजट बनाएँगे, उसके हम अनुमानित आंकड़े बनाएँगे, अपकमिंग ईयर के लिए हम अनुमानित आंकड़े बनाएँगे, तब जाके हम 25-26 का बजट बना पाएँगे। तो बजट आपको ये पता होना चाहिए, बजट आपको बनाना है, जिससे पूछ लिया जाए बजट में 2025-26 का अगर आपको बजट बनाना है, तो इसके लिए हम किस वित्तीय वर्ष का, पिछले वित्तीय वर्ष का, प्रीवियस ईयर का डाटा उठाएँगे। तो ये आपको पता होना चाहिए, किसका उठा सकते हैं। और करंट ईयर इसमें क्या होगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अगर आपको ये तो हमने चलिए ये तो हमने 25-26 का बनाएँगे तो ये होगा। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि सरकारें 2-3 महीने का भी बजट बनाती हैं, उसको क्या कहते हैं? उसको हम अंतरिम बजट कहते हैं दोस्तों, इंटरिम बजट वो कहलाता है। जब भी हम कभी 2-4 महीने का बजट तैयार करते हैं, सरकारें करती हैं, कभी-कभी ऐसा होता है और ये जब होता है जब इलेक्शन के थ्रू नई-नई सरकार आती है ना, तब जाके ऐसा होता है, तब जाके ये बजट बनता है। अंतरिम बजट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये क्योंकि बजट को बनाना ही पड़ता है क्योंकि ऐसा तो होता नहीं क्योंकि बजट से ही सब कुछ होता है। बजट से ही सैलरियाँ दी जाती हैं, बजट से ही जितने भी कर्मचारी हैं उनका वेतन मिलता है, बड़े से बड़े आपका अधिकारी हुआ, जज हुए, सबका वेतन बजट से ही आपका बनता है। अब वो बजट कहाँ से आता है? संसद निधि से, संसद की अलग-अलग निधियाँ होती हैं, वो भी हम देखेंगे। हम इसी क्लास में देखेंगे। वैसे वो मुझे पिछली क्लास में ही बता देना चाहिए कि सरकार की प्राप्तियाँ कहाँ से होती हैं। वो उसमें ही आ जानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं मैं इसमें ले आया हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा, अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए बजट के अवयव क्या हैं? देखिए वहीं पे आ गए हैं। बजट के अवयव क्या हैं? जहाँ पे हमने क्या है पिछली क्लास में जो हमने डाटा पढ़ा था ना वही बजट का अवयव हो गया है। बजट के अवयव सरकार की जो प्राप्तियाँ और खर्च है ना वही बजट के अवयव होते हैं। जैसे कि प्राप्तियाँ आपकी ये वाली, खर्च आपके ये वाले। अब प्राप्तियाँ आपकी ये वाली कौन-सी? राजस्व प्राप्ति और आपकी क्या है पूंजीगत प्राप्ति। हमने बताया था 2 तरह की आपकी प्राप्ति होती है। पिछली क्लास में जिसने ना पढ़ा हो वो यहाँ पे पढ़ ले, पूरा पिछली क्लास का रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे। क्या है पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? पूंजीगत राजस्व प्राप्ति पढ़ी थी और हमने क्या पढ़ी थी? पूंजीगत प्राप्तियाँ पढ़ी थी। तो देखिए राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति और हमने राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च भी पढ़े थे, तो इनको समझ लेते हैं। जो राजस्व प्राप्तियां होती हैं वो क्या होती हैं? जहां सरकार का खर्चा ना हो, देनदारी भी ना बढ़े और परिसंपत्ति भी कम ना हो। देनदारी मतलब हमको कहीं किसी को देना नहीं है कुछ और परिसंपत्ति हमको कुछ बेचना भी नहीं है और हमारी इनकम भी हो जाए, जैसे हमारी टैक्स से इनकम, स्टाम्प बिक्री से इनकम, सरकार चालान और जुर्माने लगाती है ना, सरकार कंपनियों से जो लाभ प्राप्त करती है, जो सरकारी कंपनियां हैं उनसे, तो ये सरकार की इनकम हो जाती है, राजस्व प्राप्ति हो जाती है। सरकार सिक्के ढलाई करती है, उससे आपका लाभ होता है सरकार का। सरकार राज्यों को अनुदान देती है, राज्यों को अनुदान नहीं, सरकार राज्यों को ऋण पर पैसा देती है, तो उससे जो ब्याज आता है, उससे लाभ होता है सरकार को। तो ये आपके होते हैं। अब इसमें देखिए पूंजीगत प्राप्ति, पूंजीगत प्राप्ति में क्या है? जहां सरकार की देनदारी बढ़े या परिसंपत्ति कम करनी पड़े, उसको अपनी परिसंपत्ति कम करनी पड़े या फिर देनदारी बढ़े, तो वहां से जो आपकी इनकम होगी ना सर, वो आपकी क्या कहलाएगी? पूंजीगत इनकम कहलाएगी। जैसे कि अल्प बचतें, जो हम अकाउंट्स वगैरह खुलाते हैं, जो हमारा बैंक में पैसा जमा होता है ना, वो भी सरकार का ही पैसा होता है, सरकार के ही पास हम जमा करते हैं। लेकिन वो क्या होता है, सरकार को हमें जब हम चाहिए होगा हमको वो लौटा देगी। जैसे हमने खाते में मान लिया हमारे पैसे जमा है, हम गए, अभी दिवाली का खर्चा आया था तो हम निकालने गए, तो उसने तुरंत हमको दिया कि नहीं दिया, तो वो सरकार की क्या है? देनदारी होती है। सरकार पैसा हमसे ले लेती है, लेकिन जितना वो हमसे लेगी उतनी उसकी देनदारी बढ़ेगी। और परिसंपत्ति कम हो जिसमें, जैसे कि सरकार कुछ बेच रही है या सरकार ने कहीं से उधार लिया है, पैसा उधार लिया है ना, अगर अगर कहीं से उधार लिया है आरबीआई वगैरह 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 से, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से, तो उसका क्या है? उसको वो पैसा देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तो क्या है? उसकी देनदारी बढ़ेगी।
ये सरकार ने कुछ बेच दिया है, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया है। सरकारी कंपनी थी उसको क्या कह दिया, प्राइवेट हाथों में बेच दिया। तो क्या सरकार के यहाँ से वो चीजें चली गई, पर संपत्ति को क्या कर दिया, कम कर दिया। लेकिन सरकार ने क्या किया, पैसे को प्राप्त कर लिया वो बेच के। कभी कभी आप भी तो करते हैं ना, कभी आप बहुत मैंने देखा है, लोग मोबाइल गिरवी डाल देते हैं, पैसे की जरूरत होती है। तो ऐसा होता है क्योंकि सरकार की प्राप्तियां ऐसे ही होती हैं। वो आपकी पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां वही होती हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देना पड़े, या तो आपकी देनदारी बढ़ रही हो या आपको कुछ बेचना पड़ रहा हो, तो पूंजीगत प्राप्ति कहलाती है। अब ऐसे ही आपके ये खर्च भी होते हैं, राजस्व खर्च और पूंजीगत खर्च। राजस्व खर्च क्या होते हैं, जहाँ पे कोई भी सरकार भौतिक संपत्ति का निर्माण ना करे, कुछ भी ना बनाए, कुछ भी ना बनाए, कुछ भी ना बनाए, ना सड़क बनाए, ना रोड बनाए, ना पुल, ना कुछ, ना स्कूल, ना कॉलेज, और देनदारी भी कम ना हो और पैसा भी चला जाए। क्या कहा इसने, सरकार कुछ बना भी नहीं रही है, सरकार की देनदारी भी कम नहीं रही हो रही है, और खर्चे बहुत हो रहे हैं। जैसे सरकार क्या कर रही है, ब्याज का भुगतान कर रही है। जैसे सरकार ने लोन लिया ना सरकार ने, तो उसका ब्याज भुगतान कर रही है, मूलधन नहीं निपटा रही है। मूलधन निपटाएगी तो देनदारी कम हो जाएगी ना, कि उसको देना जो जितना था उसमें से थोड़ा तो कम हुआ, कम से कम। अब कम उससे उतना तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर रही, ब्याज को निपटा दे रही है। छात्रवृत्ति पे पैसा जो खर्च कर रही है, छात्रवृत्ति पे जो पैसा खर्च करेगी, तो क्या सरकार कुछ निर्माण कार्य कर रही है, क्या पुल बना रही है, क्या सड़कें बना रही है, कि लाइट बना रही है, कि ट्रेन बना रही है? कुछ नहीं बना रही है। पेंशन पे खर्च, रक्षा पे खर्च, डिफेंस पे खर्च, कुछ नहीं कर रही है, लेकिन पैसा खर्च हो रहा है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, राजस्व खर्च। और पूंजीगत खर्च क्या कहलाएगा, कोई भौतिक संपत्ति का निर्माण करे। जैसे कि सरकार ने क्या है, कोई ट्रेन बनवाई, कोई रेलवे आपकी क्या है नहीं बनवाई, कोई रेलवे लाइन का डेवलपमेंट किया, कोई आपका स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल ऐसी चीजों का, किसी यूनिवर्सिटी का, ये सारी चीजों का निर्माण जब करती है ना, तो क्या है ना, ये फिजिकल चीजों का निर्माण कर रही होती है, परिसंपत्ति का निर्माण कर रही होती है, और देनदारी भी इसकी क्या है, कम हो रही होती है। मतलब या तो कुछ निर्माण करे या फिर कुछ ऐसा खर्चा करे जिससे इसकी देनदारी कम हो जाए। तो आपका क्या है, ये पूंजीगत खर्च कहलाएगा। जैसे पुल निर्माण, सड़क निर्माण, मशीनों को खरीदना, ऐसे 400 जो रूस से मंगाई थी ऐसी चीजों को खरीदना, और उधारी वापस करना, जैसे कि मूलधन निपटा दे आरबीआई, वर्ल्ड बैंक इनका। तो आपका क्या है, इसकी ये खर्च आपके पूंजीगत खर्च कहलाएंगे, ये बजट में शामिल होते हैं। मतलब सरकार इन्हीं चीजों पे तो बात करती है कि हमको कहाँ कहाँ से प्राप्त करना है, कहाँ कहाँ खर्च करना है। यही तो सरकार का आय और व्यय है, यही तो सरकार का बजट है। तो ये आपको पता होना चाहिए था, पता होना नहीं चाहिए था, तो अब पता कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और हमको क्या पढ़ना है। और भी कुछ बचा है सर? हाँ बिल्कुल बचा है, एक दो स्लाइड बची है, बस क्लास आपकी एंड हो जाएगी सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखिए बजट, बजट से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं। एक तो आपका वही है 112, जो कि बजट से नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण से संबंधित है, समझना आप। बजट से संबंधित आपका एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 265। मैं ये जब देख रहा था तो मैंने कहा 265 क्या है ये, इसको पढ़ लेता हूँ, क्योंकि जिसने मुझे पढ़ाया उसने इसकी डिटेल तो नहीं लिख पाई, कहा ये उससे संबंधित है। तो मैंने कहा इसको तुरंत गूगल करके देखता हूँ क्या लिखा है। तो उसमें लिखा था कि 265 का जो अनुच्छेद है ना, वो ये कहता है कि कोई भी कर तब तक नहीं वसूला जाएगा जब तक वह कानून के अंतर्गत ना आता हो। मतलब क्या हुआ सर, मतलब कोई भी कर सरकार तब तक नहीं वसूलेगी जब तक कानून उसको ना कह दे कि ये कर है, ये टैक्स है और इसको आप वसूलिए, तब तक वो कर नहीं होगा। और ये क्या है, सरकार की आय होगी, सरकार की आय मतलब बजट में शामिल है, तो ये बात इससे संबंधित हो गई। अब एक आता है दो एक 117 का एक अनुच्छेद है, 117 अनुच्छेद है। ये फाइनेंस बिल के बारे में बात करता है। क्या करता है, फाइनेंस बिल के बारे में बात करता है, वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। क्या है, वित्त विधेयक के बारे में बात करता है। और वित्त विधेयक क्या है, ये कर, राजस्व आदि वसूलने हेतु संसद में पेश किया जाता है। जैसे हम टैक्स कलेक्शन करते हैं, सरकार टैक्स कलेक्शन करेगी, राजस्व निकालेगी, तो ये वसूलने के लिए देखिए वित्तों, ये विधेयक क्यों लाए जाते हैं, इन विधेयक का क्या सरकार मतलब केवल ये पढ़ने के लिए हमारे है कि संसद में ये 117 में क्या है, वित्त विधेयक है? अरे भाई इसका कुछ काम तो होगा, ये कर वसूलने के लिए, ऐसे ही थोड़ी ना कर वसूल लेगी। कोई ना कोई आपका क्या है, विधेयक पेश किया जाएगा संसद में कि हाँ ये इतने पे इतना कर वसूलो, इतने पे इतना, ये इसके लिए आता है। तो ये कर वसूलने, राजस्व वसूलने के लिए संसद में पेश होता है। और क्या बोलता हूँ, आपका एक धन विधेयक है, धन विधेयक जो 110 में मिलता है। 110 में मतलब 110 रुपए में नहीं, अनुच्छेद 110 में मिलता है ये धन विधेयक, वहां पे हमको पढ़ने को मिलता है। मनी बिल जिसको कहते हैं, और मनी बिल पे किसकी पावर होती है, लोकसभा की पावर होती है। ये भी आपका कर है, राजस्व है, सरकारी व्यय है, काले धन पे, इन सारी चीजों पे नियंत्रण करने के लिए
आपका ये आता है, कर वसूलने के लिए सरकारी व्यय कहाँ पे होंगे, ये सारा कुछ आपका क्या है, धन विधेयक आता है। जहाँ पे कहीं पे मनी को खर्च करने की बात आती है ना, तो सरकार क्या करती है, बिल लेके आती है धन विधेयक, तो ये आपका आता है। अब देखिए भारत की कुछ निधियां हैं जहां से सरकार आपकी क्या है, सरकार पैसा प्राप्त करती है, मतलब पैसा सरकार का कहाँ कहाँ पे जमा रहता है और कैसे वो उसको खर्च कर सकती है, तो ये आपकी कुछ निधियां हैं, उनको आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। ये हम वैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं, पॉलिटी में पढ़ेंगे भी। अभी जो हमारी रिवीजन क्लास चल रही है ना, उसको आप जरूर देखिए। पॉलिटी की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की चलेगी, बहुत धमाकेदार चलेगी, उसको आप देखिएगा। और भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि जो होती है ना, उससे भारत की संचित निधि, एक तो होती है भारत की संचित निधि, एक आपकी होती है लोक लेखा निधि, एक होती है भारत की आकस्मिक निधि। अब इनको देखिए क्या होती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट फंड, और आपका क्या है, कंटेंजेंसी फंड आपका होता है, इसको इमरजेंसी फंड भी बोलते हैं। अब देखिए ये जो आर्टिकल है इसका, भारत की संचित निधि, आर्टिकल 266 का क्लोज 1 है, ये इस पे संसद का नियंत्रण होता है। संसद का नियंत्रण बोले तो संसद का नियंत्रण इस पे होता है, और यहाँ पे ये लोक लेखा निधि होती है, ये आर्टिकल 266 के क्लोज 2 में है। इस पे प्रधानमंत्री का नियंत्रण यानी कि गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है। और ये आपकी क्या है, भारत की आकस्मिकता निधि होती है। क्या होती है, आकस्मिकता निधि होती है, जो आर्टिकल 267 में देखने को मिलेगी। इस पे राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है, और ये आपकी क्या होती है, आपातकालीन निधि भी कहलाती है। अब इसी को हम पढ़ते हैं, आगे वाली जो स्लाइड है ना उसमें इसका डाटा है। आगे वाली स्लाइड में चलते हैं, देखिए यहाँ पे आई है, देखिए इस पे, ये आपकी भारत की संचित निधि जिसपे संसद का नियंत्रण रहता है। ये लोक लेखा निधि जिसपे भारत सरकार का नियंत्रण यानी कि पीएम का नियंत्रण रहता है। और ये आपका राष्ट्रपति का नियंत्रण होता है इमरजेंसी फंड पे। अब देखिए इनको पढ़ लेते हैं। जो संसद की, जो भारत की संचित निधि है ना, संचित बोले तो संसद निधि, इसको संचित से संसद कनेक्ट कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा किसका नियंत्रण है। तो संचित निधि ये राष्ट्र का धन कहलाता है। क्या कहलाता है, राष्ट्र का धन होता है। क्यों होता है सर राष्ट्र का धन, क्योंकि भारत सरकार को प्राप्त होने वाली आय जो होती है ना, होने वाली आय, यहाँ पे आया लिख गया है, आय जो होती है ना इसमें शामिल होती है। जैसे कि आरबीआई में जमा पैसा भारत सरकार का, ये जीएसटी से आया पैसा, और टैक्स वगैरह से, इन सारी चीजों से जो पैसा कलेक्ट होता है ना, जो आपका राजस्व रेवेन्यू होता है ना, वो आपका इसमें शामिल होता है। अब इसमें से पैसे को खर्च करेगी सरकार, तो कैसे निकालेगी, पैसे को निकाला खर्च ऐसे थोड़ा ना कर लेगी, यहाँ अपना है तो क्या ऐसे ही खर्च कर लेगी, नहीं, एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, उसके तहत होगा। पहले बजट आता है, बजट बनता है, बजट बनेगा ना, क्योंकि ये बजट से ही तो संबंधित है ना सारी चीजें। बजट बनता है, फिर आकलन किया जाता है, फिर एक विनियोग विधेयक पेश किया जाता है जो आर्टिकल 114 में आपको देखने को मिलेगा। और तब जाके आपका क्या है, पैसा निकलता है, तब जाके पैसा निकाला जाता है, तब जाके कहीं भी खर्च करो जहां भी खर्च करना है। और भारत का जो भारत सरकार का नियंत्रण यानी लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि इसको पब्लिक अकाउंट फंड कहते हैं, मतलब इसमें पब्लिक का पैसा जमा होता है। सर इसमें पब्लिक का पैसा कैसे जमा होता है, पब्लिक का पैसा ऐसे, क्योंकि हम जो अकाउंट्स, हम पैसा जमा करते हैं ना अपने खातों में, ये भी आपका ये लोक लेखा निधि में जाके जमा होता है। एलआईसी का पैसा, क्योंकि उसमें भी पब्लिक का ही पैसा है। एनपीएस जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसमें भी पब्लिक का पैसा है। जो बैंक में पैसा जमा है वो भी पब्लिक का पैसा है। पीएफ में जो पैसा जमा है वो भी पब्लिक का पैसा है। तो ये जो पीएफ वगैरह है, एलआईसी है, एनपीएस है, जो स्कीम्स है ना, उसमें जो भी पैसा जमा होता है ना, बीमा का पैसा जमा होता है ना, ये पब्लिक फंड कहलाता है, पब्लिक अकाउंट फंड कहलाता है। और अब भारत की आकस्मिकता निधि, इसको देखते हैं। राष्ट्रपति का इस पे नियंत्रण होता है, इस पे कंट्रोल कौन करता है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट इस पे क्या है, अपना रेगुलेशन करता है। और ये इमरजेंसी फंड कहलाता है दोस्तों। इसमें से पैसा, इसमें जो पैसा है ना वो संचित निधि से आता है, मतलब ये जो आपकी भारत की संचित निधि है, यही इसमें आपका क्या है, पैसा रखती है। मतलब ये जो पैसा है ना सर, ये कहाँ से आता है, ये यहीं से आता है, जो टैक्स कलेक्शन है, जीएसटी कलेक्शन है, आरबीआई का पैसा है, ये सारा का सारा पैसा आपका यहीं पे, सरकार की जो कंपनियों का इनकम है, ये सारा का सारा जो राजस्व इनकम होती है ना सरकार की, जो सरकार की राजस्व इनकम है ना, राजस्व जो अभी हमने पढ़ा था, वो इसमें रखी जाती है। किसके लिए, इमरजेंसी के तहत में। जैसे हम नहीं रखते हैं अपने इमरजेंसी के लिए, अपनी ही इनकम को एक अलग तरीके से रख लेते हैं कि इसको देखो, इसको इमरजेंसी में खर्च करेंगे, तो वैसा ही सरकार का है, बिल्कुल वैसा ही है। और इसमें से धन की, इसमें से जब भी धन निकाला जाता है ना, इसमें से धन राष्ट्रपति की अनुमति से निकाला जाता है, मतलब राष्ट्रपति से पूछा जाता है,
अनुमति ली जाती है, राष्ट्रपति ऑर्डर दे देता है, आदेश दे देता है, आज्ञा दे देता है, तब जाके ये निकलता है। और ये कब निकाला जाता है ऐसे भी नहीं, कभी आपातकालीन की स्थिति, कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, जैसे अभी कोरोना आया था, ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, तब जाके अचानक इसमें क्या है, इससे पैसा निकाला जाता है। बाढ़, भूकंप, कोरोना ऐसी आती हैं तब ये पैसा निकलता है। तो ये आपको आपको क्या है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई हैं। अब अगली क्लास में हम ये पढ़ेंगे बजट के प्रकार क्या होते हैं और जो राजस्व घाटा है, बजटीय घाटा है, ये सारा कुछ जो भी घाटे वाला मसला है ना, वो हम पढ़ लेंगे, अगली क्लास में पढ़ लेंगे। और शायद हम ये देखेंगे कि 2024-25 का जो बजट रहा था ना, फिर 2024-25 का जो बजट रहा था ना, उसका हम कुछ डाटा भी लेके आएँगे, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं वो डाटा भी लेके आऊँगा और उस फिगर को भी देखने की कोशिश करूँगा। फिलहाल अब हम अगली क्लास में मिलेंगे आपसे, अगली क्लास में हम मिलेंगे, तो अभी तक के लिए आपका क्या है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।